Anji, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम आर इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 13 इतना छोटा चैप्टर है कि इसको एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे. वन शॉट है भाई ये आर इन्वायरमेंट का वन शॉट है. अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9-10 की कंप्लीट करा दी गई है. उसके लिए आप प्लेलिस्ट जा सकते हैं चैनल की और सेपरेट सीक्वेंस वाइज वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं. इसके बाद अब जो हमारा सिलेबस है वो खत्म हो गया है. इसके बाद हम लाइव आकर असर्शन रीजन, क्योंकि बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम असर्शन रीजन में बहुत दिक्कत है, तो अब हम एग्जाम प्रिपरेशन की हमारी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी डेली. ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को यूं है कि यस मैम मुझे असर्शन रीजन में दिक्कत है तो वो वीडियोस आपको जरूर देखनी है. उसमें मैं असर्शन रीजन और एमसीक्यू और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे एग्जाम्स के लिए वो हम सारे वहां पर कवर करेंगे. तो आप वो वीडियोस और वो सीरीज जरूर देखेंगे और वहां पर लाइव आकर कमेंट भी करेंगे. चलिए जी, हमारा लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरमेंट फटाक से 1 घंटे में खत्म कर देंगे. 1 घंटा भी नहीं लगना, बहुत इजी चैप्टर है. चलिए जी, मैं पेन ले लेती हूँ. स्पीडली हम स्टार्ट करेंगे और एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे. एक लेट मी चेक, सब कुछ सही है क्या? यस. चलिए स्टार्ट करते हैं भाई. इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी सा चैप्टर है. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट. चैप्टर का नाम ही क्या है? हमारा एनवायरमेंट. ये साइंस का चैप्टर है ही नहीं भाई, ये तो जनरल साइंस का चैप्टर है. एनवायरमेंट है ये, तो हमें सबको पता ही है. अब हमारे एनवायरमेंट में बच्चा क्या क्या होता है? लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं. जैसे मैं जिंदा हूं, मेरे पीछे वाला पर्दा जो है वो नॉन लिविंग है. तो यहाँ पर बायोटिक भी होते हैं और ए बायोटिक भी होते हैं. मैडम सही बात है. इंटरेक्शन, उन दोनों का आपस में तालमेल जो है बायोटिक और ए बायोटिक का, उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी. डिफाइन इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं. अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. उसके बाद है इकोसिस्टम. लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन देयर फूड विच गिव्स राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब इन द. हमारे जो लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे हम हैं, वो एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं. जैसे हम खुद तो खाना बनाते नहीं हैं तो हम ट्रीज से लेते हैं. ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि ट्रीज जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं और वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं और हम उनसे खाना ले लेते हैं. तो आपस में इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज, अब सबको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज से पोल्यूशन बढ़ गया है. ठीक है, जो हमारी सैंड जितने भी टाइप के पोल्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, क्योंकि हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स. और इस चैप्टर में हम 2 इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. 10th क्लास में आता है इसका क्वेश्चन. इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन. ये बड़ा चैप्टर नहीं है. तो एक तो हमारी जो ओजोन लेयर की परत है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ये एक खतरे की घंटी है. और दूसरा है बहुत ज्यादा कूड़ा. जहां जा रहे हैं, जिस भी जगह जा रहे हैं, सड़कों के आसपास कूड़े के ढेर ही ढेर हैं. तो हम जो ये गार्बेज, इतना ज्यादा कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. तो इतना ज्यादा कूड़ा प्रोड्यूस तो हो रहा है पर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है. तो लिखिए डेफिनेशन आएगी भाई, डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी. इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with non-living constituents of the environment. ऐसे लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. या फिर ऐसे इजी में लिख सकते हो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. हम सन के बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, हम हवा के बगैर नहीं रह सकते, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते. तो ये है तो नॉन लिविंग, लेकिन इन पर हम डिपेंड करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, तभी एक पूरा इकोसिस्टम बनता है. जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, एटसेट्रा.
आ गया समझ। पहली डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी व्हाट इज इकोसिस्टम, आप लिख दोगे इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जरूर पूछा जाएगा। तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं मेरे बच्चे, एक नेचुरल जो अपने आप बने हैं और दूसरा आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं। तो इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन देयर ओन, जो खुद नेचर में एग्जिस्ट करता है अपने आप, जैसे कि जंगल है, जंगल बनाया नहीं जाता, जंगल अपने आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेक है, ओशियन है। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं जो आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट करे और वहां पर पूरा एक इंटरेक्शन चल रहा है लिविंग और नॉन लिविंग का। जैसे एग्जांपल बताइए मैम, क्रॉप फील्ड, आपने पूरे एक जगह पर क्रॉप्स ही क्रॉप्स लगा दी, तो वहां पर क्रॉप भी है, वहां पानी भी है, वहां लाइट भी है, वहां एयर भी है और वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जो उनसे खा रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक्वेरियम, एक्वेरियम भी हमने बनाई है पूरा एक इकोसिस्टम की तरह, मछली है, वहां पानी है, जो उनको चाहिए वो भी हम बाहर से देते हैं। गार्डन है, गार्डन भी हम खुद बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, हवा पानी सनलाइट तो होती होती है, उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या जो भी हमारे पास छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहां पर रहते हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम, पूरी एक जिंदगी की तरह वहां पर चलता है, पूरी एक दुनिया कह सकते हो। ठीक है। तो गार्डन की अपनी एक अलग दुनिया है। तो ऐसे एक्वेरियम पूछा जाएगा भाई, आर्टिफिशियल एमसीक्यू का सवाल है ये, टिक द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आपको याद रखने कौन कौन से आर्टिफिशियल है और कौन कौन से नेचुरल है, ये आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इकोसिस्टम क्या है और दो टाइप के इकोसिस्टम आना ही आना है। इजी सा चैप्टर है भाई। अब कहता है इकोसिस्टम, मैंने पहले ही बता दिया, इकोसिस्टम में कुछ नॉन लिविंग होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं। तो लिविंग में कौन कौन है, जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। नॉन लिविंग में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हवा पानी एंड जमीन, ये नॉन लिविंग है। इनके बगैर हम रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, हवा पानी जमीन सब चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। अब जो एबायोटिक है मतलब लिविंग है, उसमें सारे सेम तो नहीं है ना, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई कार्निवोर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई डिकम्पोजर है। तो बायोटिक के आपको आगे कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे पेपर में। सवाल कैसे आएगा, आपको कहेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस बताइए, या तो ऐसे आ जाएगा, या आपको कहेंगे डिफाइन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड फर्दर इट्स कंपोनेंट्स को भी बताइए, उसमें क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑटोट्रोफ्स हैं। दूसरा उनसे जो ले रहा है कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर के भी आगे टाइप है भाई, इसीलिए ये मैप से समझाया ताकि इजीली समझ आ जाए। कंज्यूमर जो ले रहे हैं, और तीसरा डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सवाल आए हैं, हर साल 2 नंबर का सवाल आया है डीकम्पोजर से। तो डीकम्पोजर वो होते हैं मेरे बच्चा जो भी वेस्ट मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उनको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, उनको वापस से न्यूट्रिएंट्स में डिकम्पोज होना तो बड़ा जरूरी है ना, अभी अभी पढ़ा था। अगर गार्बेज सिर्फ हम प्रोड्यूस करते रहे और उसको डिकम्पोज नहीं करा तो ये बड़ी ही प्रॉब्लम है। तो डिकम्पोजर्स तो जो क्लीनर्स हैं, झाड़ू वाले हैं, सफाई करते हैं इन्वायरमेंट में। अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो बदबू ही बदबू हो जाएगी, इन्वायरमेंट में सफाई नहीं होगा। तो नेचुरली डिकम्पोजर्स इन्वायरमेंट में सफाई करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में मिलाते हैं, तो एक साइकिल को पूरा करते हैं। अब हमारे पास कंज्यूमर्स में कौन होता है, एक तो हर्बीवोर होता है जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है, एक हमारे पास कार्निवोर होता है जो सिर्फ मांस खाता है। कंज्यूमर है ना, कंज्यूम करने वालों की बात कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो लेने में क्या ले रहे हैं, या तो हमारे पास प्लांट्स ले रहे हैं, मतलब या तो प्लांट या उसके प्रोडक्ट्स, या सिर्फ मांस खा रहे हैं जैसे लायन है, टाइगर है, या फिर ओमनीवोर्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों खा लेते हैं, एग्स मीट भी खा लेते हैं और रोटी और ये सब भी खा लेते हैं। तो ओमनीवोर जो होते हैं, आप कमेंट करेंगे, आप ओमनीवोर हो, कार्निवोर हो कि हर्बीवोर हो, बच्चे कमेंट करेंगे कौन कौन ओमनीवोर है, कौन कौन हर्बीवोर है, कौन कौन कार्निवोर है। कार्निवोर तो कोई नहीं होगा, मांस थोड़ी खाते हो, ठीक है। हर्बीवोर या ओमनीवोर होंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपने पढ़ा होगा, मैं फिर से बता दूं, हमने उसमें चैप्टर में भी पढ़ा था, हमारे लाइफ प्रोसेसेस में भी। पैरासाइट्स वो होते हैं मेरे बच्चा जो किसी एक जो होल्ड पर, मतलब जो मेन बॉडी है उसके ऊपर जो होल्डर है मेन, उस पर अपनी
क्या करता है, उस पर रहता है। जैसे कि हमारे पास लीज जुए का एग्जाम्पल दिया था या अमरबेल का एग्जाम्पल दिया था, वो लिविंग के ऊपर रहता है, जैसे कस्कुटा था हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, रहते तो लिविंग के ऊपर है और उन्हीं से सक करते हैं जो भी उनको चाहिए। चलिए जी, आगे चलते हैं। ए बायोटिक थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि पेपर में आता है। ए बायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग होते हैं, इजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं करना इसमें, इजी सा चैप्टर है। एयर, वाटर एंड लैंड हो गया, लाइट, टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो आपको ए बायोटिक कंपोनेंट्स याद रखने हैं। फिजिकल फैक्टर्स हमारे पास क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स है उनको थोड़ा इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं। जैसे लाइट है, इंपॉर्टेंट सवाल आता है भाई लाइट में से। एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी तो पेड़ खाना नहीं बनाएंगे, और खाना नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर्स लेंगे क्या। तो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स। आपसे पूछा जाएगा कौन सा सोर्स सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द इकोसिस्टम। बेसिक, सबसे बेसिक क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये एमसीक्यू का सवाल है भाई, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इट इज द एनर्जी विच इज कॉमनली यूज। सनलाइट ही वो एनर्जी है जो ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये बेसिक बातें इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे ना, तुमने सब पहले पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो भी पेड़ों को दिक्कत है। तो ड्यूरिंग वार्म सीजन टेम्परेचर वार्म्स द वाटर बॉडीज एंड वाटर इवेपोरेट्स। वो हवा में चले जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, डिटरमाइंड वैरायटी एनिमल्स लिविंग दैट प्लेस। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को वो डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि पता ही है ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो बेचारों को दिक्कत हो जाएगी, पानी को दे नहीं रहा है पेड़ों को। गैसेस तो इंपॉर्टेंट है ही है। एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो भी नॉन लिविंग है। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिविंग है, नहीं भाई, वो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं बस। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनका भी इम्बैलेंस हो गया, ए बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन इनकी जरूरत ह्यूमन बींग्स को और प्लांट्स को है। अगर इनका एक्सचेंज सही से नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। वाटर क्या है, वाटर तो सबको पता है एसेंशियल है, पानी के बिना कैसे रह पाओगे। इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल, स्पेशली इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में तो वैसे ही पानी की बहुत कमी है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स। इजी है भाई चैप्टर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, अब वो किस तरह का खाना खाते हैं या क्या है न्यूट्रिशन उनका, मैंने पहले ही समझाया हुआ टेबल से कि बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में तोड़ दिया है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स या वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इजी सा चैप्टर है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर पढ़ेंगे, फिर कंज्यूमर के आगे टाइप पढ़ेंगे, डिकम्पोजर का रोल पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर का रोल पढ़ेंगे, खत्म। यही नहीं पे चलेगा ये चैप्टर, इसीलिए सबसे इजी चैप्टर है 10th क्लास का। इसको मैं वन शॉट में ही हमेशा खत्म करती हूँ, क्लास में भी मैं एक ही लेक्चर में से खत्म कर देती हूँ, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर फूड। या तो बेटा 5 नंबर का आता है शायद से ये चैप्टर, दो, एक सवाल 2 का आ जाएगा, एक सवाल 3 का आ जाएगा, या 2-2 नंबर के 2 सवाल आ जाएंगे, एक एमसीक्यू या असर्शन रीजन आ जाएगा। ठीक है, असर्शन रीजन और एमसीक्यू की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, उसको जरूर देख लेना। जो अभी चैनल पर नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो लाइव क्लास होगी, उसमें सब्सक्राइबर्स ही कमेंट कर सकते हैं। चलिए जी, डिवीजन ऑफ कंज्यूमर्स। हर्बीवोर जो हमारे पास होते हैं वो प्लांट ईटर्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे गोट। और हर्बीवोर सबको पता है क्या होते हैं, जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लश की स्पेलिंग ठीक है क्या भाई, मांस, ठीक है, फ्लश खाते हैं, उसको हमारे पास फ्लैश ही होता है। ईटर्स होते हैं टाइगर एंड क्रोकोडाइल, जो भी होता है, स्पेलिंग्स में मत जाना, काम की बातें सुन लो। ओमनिवोर क्या होते हैं, जो प्लांट और प्लांट एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। पैरासाइट्स पहले ही बता दिया, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, होल्डर की बॉडी पे रहते हैं और उसी से खाने को चूसते हैं, लाइक लीस और कस्कुटा। लीस पता है ना, जुए को कहते हैं, कस्कुटा अमरबेल को कहते हैं, सब तो पढ़ा हुआ है पहले। डिकम्पोजर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका तुम्हारी एनसीईआरटी में सवाल भी है। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वो आएगा।
रोल ऑफ डिकम्पोजर या तो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को, जो प्लांट के पत्ते नीचे झड़ गए हैं या एनिमल की बॉडी है वो मर गई है, उसको हमने नीचे मिट्टी में गाड़ दिया है, तो धीरे 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 गल जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। कौन करता है उनको डिकम्पोज? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वापस से रिसोर्सेज को जब डिकम्पोजर्स उनको डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं तो रिसोर्सेज को, न्यूट्रिएंट्स को वापस से मिट्टी में डाल देते हैं। तो इससे बार बार रिप्लेनिशमेंट होती रहती है, बार बार वही मिनरल्स यूज होते रहते हैं। दूसरा इनका काम क्या है? दे आर एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट। प्रॉपर से इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाएगा एंड में, तो अभी टेंशन मत लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगी। आगे चलते हैं। फूड चेन इंपॉर्टेंट है भाई, फूड चेन और फूड वेब दोनों इंपॉर्टेंट है। अब से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया सब। अब तक हमने क्या करा? इकोसिस्टम, टाइप्स, और हमारे पास इकोसिस्टम के आगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स के आगे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट्स, खत्म, डिकम्पोजर्स। अब हम चलते हैं फूड चेन। फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट। आपको पता है फूड चेन क्या होता है? हु ईट हूम, कौन किसको खा रहा है वो फूड चेन को बताता है। कौन किसको खा रहा है, या फिर जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो फूड चेन से जाती है। वो एक सीक्वेंस है। फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। डेफिनेशन याद रखनी है, वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म को जाती है एनर्जी या फूड। जैसे ग्रास है, घास है, घास को कौन खाता है? डियर खाता है, और डियर को कौन खाता है? लायन खाता है। तो आपको फूड चेन की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल आएगा। यहाँ पे देख लो, मैंने दिखाया हुआ है, घास को डियर खाता है, डियर घास को खाता है, और फिर डियर को लायन खाता है। ऐसे ही आपको ये भी पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कह देंगे एक तो फॉरेस्ट वाली फूड चेन बताओ, तो ये बतानी है। लेकिन अगर आपको कह दिया कि जो ग्रास लैंड है उसी की सीक्वेंस बतानी है, तो फिर आप ये ग्रास डियर वाला नहीं दे सकते, फिर आप ये ग्रास डियर वाला नहीं दे सकते, ठीक है। फिर आपको कौन सा देना पड़ेगा? ये वाला देना पड़ेगा। एक ग्रास लैंड में सबसे पहले कोई हमारे पास वीट होगी या फिर कोई भी क्रॉप होगी। ग्रास लैंड का कहें तो आप कहेंगे पहले कोई क्रॉप होगी, फिर क्रॉप को कौन खाएगा? कोई इंसेक्ट खाएगा, फिर उस इंसेक्ट को कौन? फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगा। समझ गए मेरी बात? अगला एक है पोंड वाला, अगला एक है पोंड वाला, ठीक है, अगला एक है पोंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास छोटे छोटे पोंड में वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फाइटो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको आगे कोई छोटा इंसेक्ट वगैरह खाता है, फिर उनको आगे फिश खाती है और फिश को आगे खाते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कौन सा स्टेप है, क्या है। अब इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स were the transfer of food chain is called trophic level। very important बात, हर स्टेप को, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, इस हर स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया। तो यहाँ पर क्या दूसरे ने तीसरे को नहीं, तीसरे ने दूसरे को खाया भाई, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान मत दो, समझ लो बात। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होते हैं? हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। पहले तो पैदा करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर। तो याद रखना है बेस में हमेशा क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे। इसके बाद इनको कंज्यूमर्स खाएंगे। कंज्यूमर्स भी कौन से? हर्बीवोर्स। इनको हमेशा हर्बीवोर खाएंगे जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इनको हर्बीवोर खाएंगे, और हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ऐसा एक सवाल पिछले साल ही तुम्हारे बोर्ड में आया था, उन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा था वहां पर, ठीक है। फिर आता है थर्ड लेवल जो कि कार्निवोर होते हैं, उनको सेकंड कंज्यूमर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, और लेवल एमसीक्यू में सवाल बनेगा इसका। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन? प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रोफ। सेकंड कौन? प्रोड्यूसर्स को खाने वाले यानी कि हर्बीवोर। हर्बीवोर का दूसरा नाम प्राइमरी कंज्यूमर। उनको आगे कौन खाते हैं?
कार्निवोर्स पर कौन से कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स खाएंगे जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी लेवल पे आए हैं ना, प्राइमरी तो कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी हो गए, थर्ड लेवल हो गया। ये लेवल भी याद रखना है, कौन है वो भी याद रखना है, किस टाइप के कंज्यूमर्स है वो भी याद रखना है। फोर्थ लेवल पे कौन होंगे, लार्ज कार्निवोर्स। फोर्थ लेवल पे कौन होंगे, लार्ज कार्निवोर्स, और इनको टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो कंज्यूमर्स तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कौन है, जो हर्बीवोर्स हैं, सेकेंडरी कौन है, जो स्मॉल कार्निवोर है, और टर्शरी कौन है, लार्ज कार्निवोर है। बहुत अच्छे से समझाया है, अब एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू और असर्शन रीजन की प्रैक्टिस की सीरीज भी हमारी आ गई है, उसको भी देख लो, ठीक है। मतलब हमने स्टार्ट कर ली है, अभी लाइव रहेगी वो, तो सब बच्चे उसमें आकर कमेंट करेंगे। तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल्स। अब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कैसे जाएंगे, सोचने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल है, पहली बात तो याद रखनी। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक से दूसरे में आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आ सकता। ऐसा पीछे नहीं आ सकता कि मैंने प्लांट प्रोडक्ट को खा लिया और फिर प्लांट को वापस एनर्जी दे दी, ऐसे नहीं होता है। प्लांट से मैं लूंगी, मेरे से जो मेरे को खाएगा वो लेगा, ऐसे आगे ही जाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में जाती है। ग्रीन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट भाई, कितनी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, इस बात को मत भूलना। 110% तुम्हारे पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा ग्रीन प्लांट, जो सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट मैंने बोला था प्राइमरी सोर्स कौन, सनलाइट, प्राइमरी सोर्स कौन, सनलाइट। अब वो पूछा जाएगा, जब एक से दूसरी एनर्जी जाएगी तो आपसे एमसीक्यू में एनर्जी सीक्वेंस पूछी जाएगी। तो याद रखना है, सबसे पहले जो सनलाइट है, जो गिरी ग्रीन प्लांट्स पर, सबसे पहले सनलाइट आई इकोसिस्टम में, जब वो हरे रंग के पौधे पर गिरी, जितनी भी वो गिरी उसका जस्ट 1% ग्रीन प्लांट ने लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कितना परसेंट लिया, 1%। कितना परसेंट लिया, 1%। कितना परसेंट लिया, 1%। पहले स्टेप पर 1% होता है, उसके बाद सारे 10% एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। बच्चे यहां पर भी 10 कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। सनलाइट जब प्लांट पर गिरती है तो प्लांट सिर्फ 1% ही उसमें से ले पाता है, बाकी 99% वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक में। लेकिन जब प्लांट ने 1% वो ले ली और उसको अगर प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को किसी आगे हर्बीवोर ने खाया, तो उसने आगे 10% एनर्जी उस खाने से ली, फिर उसने आगे 10%, फिर उसने आगे 10%। तो जो एनर्जी ट्रांसफर का रूल है उसको 10% लॉ भी कहते हैं, लेकिन पहले स्टेप पर वो 1% होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब चलिए 10% लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा लिखो इसको तो भाई, 10% लो, हेडिंग बड़ी बड़ी लिखो, ये आएगा what is 10% low and how it works। तो आप लिखोगे only 10% of energy is transferred to next level। important 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 important, हर लेवल से दूसरे लेवल पर ओनली 10% एनर्जी आगे जाती है, 90% कहां चली गई, वो खुद रखेगा, वो खुद रखेगा। मानो मैंने कोई खाना खाया, मुझे शेर खाए, तो मैं खुद भी तो एनर्जी रखूंगी। मैडम आप क्या ही रखोगे, आप तो मर ही जाओगे। बात समझने वाली समझो कि जब कोई दूसरा किसी पहले को खाता है तो वो उससे सिर्फ 90% एनर्जी ही ले पाता है, 90 तो उसकी यूज हो चुकी है, रेस्पिरेशन में और में अपने खुद के कामों में उसने यूज कर ली है। तो प्लांट्स जो भी है प्राइमरी को देंगे 10%, ये आगे देंगे 10%, ये आगे देंगे, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हमेशा 10% ही जाती है, और रिमेनिंग 90% मैंने पहले ही बता दिया यूज हो जाती है किसमें, उसकी खुद की प्रोसेसेस में, वो पचाने में ले गया, अपनी ग्रोथ में ले गया, अपनी रिप्रोडक्शन में ले गया एट द प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। इंपॉर्टेंट है भाई ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 10% एनर्जी वो आगे देता है, 90% अपने कामों में यूज कर लेता है। ड्यू टू, अब देखो पहले से हमने पहले स्टेप पे 1% ही आई सिर्फ, फिर 10%, 10%, अब 10% करते करते तो एंड में बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो भी ट्रॉपिक लेवल है, किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं होते हैं। वाई, ये आपका सवाल है और आपसे हर साल पूछा जाता है,
क्यों? क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचती ही नहीं है। ये एनसीईआरटी में गिवन है ये बातें कि 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा चेन क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% यूज हो जाती है। तो ऐसे करते करते जब हम 4th लेवल तक जाते हैं तो हमें बहुत कम एनर्जी बचती है, उससे उसकी लिविंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो यही लिखा है ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, इनकी एनर्जी में कमी आती जा रही है, इसलिए फूड चेन हमेशा 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल ही सॉरी इंक्लूड करती है। कैसे हुआ डिक्रीज इन एनर्जी? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सन से जो लाइट आई सन से लाइट या फिर फर्स्ट में हमारे पास 1 किलो जूल एनर्जी है। 1 किलो जूल का मतलब है 1000 जूल। इसका 1% करते हैं तो 1/100 कट गया भाई। पहले स्टेप पे जो सनलाइट आई वो 10 किलो जूल थी सॉरी 10 किलो जूल की 1 किलो जूल है। ये क्वेश्चन आता है भाई, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, ठीक है। किलो जूल का मतलब होता है 1000, उसका 1% ही उसने रखा, 90 तो बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बचा 10 किलो जूल। अब 10 का ओनली 10%, पहले स्टेप पे 1%, पहले स्टेप पे 1%, आगे 10%, इसका 10% करते हैं भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहां पर कितना बचा, किलो जूल में रखा हुआ अभी इन्होंने। डिक्रीज इन एनर्जी है क्या यहाँ पर 1 किलो जूल, ये गलत करा हुआ है भाई इन्होंने, 10 किलो जूल कैसे कर दिया, फिर आगे 100 कर दिया, ये बैक लेकर आ रहे हैं, फिर इनको बैक लेकर आना चाहिए था, डिक्रीज इन एनर्जी को दिखाना चाहिए था, ठीक है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इन्होंने गलत करा हुआ, 1000 किलो जूल अगर हमारे पास है, किलो जूल का मतलब समझ गए, तो हमारे पास 1/100 कर देंगे, तो यहां से कट गया, तो 1 2 3 4 0 बच गई, तो यहाँ पर 100 किलो जूल तो फिर भी नहीं बचा, 100 किलो जूल 10% करना है, ठीक है जी। ये सवाल समझ लो, एक बार रुक जाओ, मैं दोबारा करवाती हूँ, रुक जाओ। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है, लेट मी एक बार रब करने दो मुझे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको दोबारा कराती हूँ चलिए जी, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, मानो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, वो छोड़ दो जो भी लिखा हुआ है उसमें गड़बड़ करी हुई है एग्जाम्पल में। मान लो 10 किलो जूल एनर्जी, मान लो 10 किलो जूल एनर्जी सनलाइट से आई और वो प्लांट के पास गई, तो प्लांट ने कितनी रखी उसकी, 10 का 1%, 10 किलो जूल का 1%, किलो जूल का मतलब क्या होता है 1000, तो 2 0 से मैं करके दिखा रही हूं भाई, तो यहाँ क्या आ गया 100, और हमारे पास किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया, जूल ही बचा ओनली। उसके बाद ये 100 जूल जब कोई हर्बीवोर खाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई उसका 10%, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गई, कितना बचा 10 जूल। जब ये 10 जूल आगे कोई कंज्यूमर खाएगा, कोई और हर्बीवोर के अलावा कार्निवोर खाएगा, तो इसका 10% ही जाएगा ओनली, तो 1 0 से 1 0 ओनली 1 जूल ही बचा। एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, एक चौथा लेवल अगर हम और बनाए 1% का आगे और 10% करें, तो बिल्कुल ही कट के कितना बच जाएगा 0.1 जूल। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 किलो जूल से 100 जूल आया, 100 जूल से 10 जूल आया, 10 जूल से 1 जूल और 1 जूल से, यानी कि जो चौथा लेवल है उसके पास तो बेचारे के पास 0.1 जूल एनर्जी ही पहुंची, 0.1 जूल एनर्जी ही पहुंची उसके पास। तो यहां से हमने क्या समझ में आया कि लेवल्स जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वहां पर चीजें कम हो जाएगी। यही पे मैंने यहाँ पे बताया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से। और तुमने देखा होगा पिरामिड का डिजाइन भी ऐसे ही है, डिजाइनिंग भी ऐसे ही है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। इस ऐसे को दिखाने का मतलब ये है लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे कंज्यूमर्स कम होते जाते हैं। पहले प्रोड्यूसर्स पेड़ ज्यादा हैं, प्राइमरी फिर थोड़े कम, फिर और कम, फिर और कम, क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, तो प्लांट जो कंज्यूमर्स हैं वो भी घटते जाते हैं, जिंदा ही नहीं रहेंगे उतने कम पे। और अगर इससे अलावा हम और ऊपर कुछ लाने की कोशिश करें, कोई और फूड चेन ऐसी बने, तो वो जिंदा रहेगी नहीं, एनर्जी के लॉस में मर ही जाएगी। चलते हैं भाई आगे, फूड वेब समझते हैं।
फूड वेब हमारे पास क्या होता है, इंटरनेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। वेब क्या होता है, जाला। वेब क्या होता है, जाला। तो ये जाला सही तो बना हुआ है, ये देखो पहले इसने इसको खाया, इसने इसके खाया, इसने भी इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने भी इसको खाया, तो मतलब प्लांट को बहुत सारे जने खा सकते हैं। प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, प्लांट को डियर भी खा सकता है, प्लांट को ये भी खा सकता है, प्लांट जो ग्रास ऑपर्स होते हैं वो भी खा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्लांट को खाने वाले हैं, प्लांट को गोट भी खा सकती है, फिर गोट को आगे, तो ये बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि एक चीज को सिर्फ एक ही खा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, प्लांट को कोई भी खा सकता है, प्लांट प्रोडक्ट को ह्यूमन बींग्स भी खा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को आगे शेर भी खा सकता है, ह्यूमन बींग्स को आगे टाइगर भी खा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें जो सवाल आना है वो 10% लॉ से आना है, ट्रॉपिक लेवल्स से आना है, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम उसके पार्ट्स पर आना है, या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पर क्वेश्चन आना ही आना है। बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, जब इंसान खाता है एक से दूसरे को, जब ट्रॉपिक लेवल्स चलते हैं, तो जो कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, हमने मानो ऐसा कुछ खाया जिसमें कोई केमिकल्स था, तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और लास्ट लेवल पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसी को बायोलॉजिकली मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस। दोबारा से, हार्मफुल केमिकल्स की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, हार्मफुल केमिकल्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है हर ट्रॉपिक लेवल पर। इसने इसको खाया, फिर इसने इसको 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 इसको, तो हर लेवल पर वो बढ़ता चला जाता है, और टॉप लेवल पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसकी। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आएगा, इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस। हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है विद हमारे पास ट्रॉपिक लेवल के साथ। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ such chemicals is accumulated in the human body as the human body occupies the top level. For example, हमारे पास ग्रास है, घास को बकरी ने खाया मतलब गोट ने खाया, और गोट से हमने कोई दूध या कोई प्रोडक्ट लिया है, ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स टॉप पे बैठे हैं, तो जैसे मानो कोई वहां पे है फिश है, कोई प्लांट है, फूड है, उसमें अगर हम एक्वेटिक सीरीज की बात करें तो ये एक्वेटिक में फिश हो गई, फिश को बड़ी फिश ने खाया या फिर हमने ह्यूमन बींग्स ने खाया। तो इससे भी क्या है, ह्यूमन बींग्स टॉप पर है, जो भी केमिकल्स हैं वो उसमें सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब हार्मफुल केमिकल्स सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर होते हैं। अब अगला पोर्शन चलते हैं, इस चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो गया भाई। कितना टाइम हो गया, हो ही गया हमें 40 मिनट तो शायद। ठीक है, आज ही ये लेक्चर खत्म कर देंगे 1 घंटे में भाई, बार बार नहीं। फिर हम हमारा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू असर्शन रीजन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, लाइव रहेगी वो, हर बच्चा जरूर आएगा, उसमें टाइमिंग वगैरह देख लेंगे, बता देंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हम बता रहे हैं, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। और जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट देख लो। जो ये बच्चा बाद में देख रहा है वीडियो, उसको मैं बता दूं, इस चैनल पर पूरी साइंस कराई जा रही है, पूरे प्रैक्टिस कराई जा रही है क्वेश्चंस की। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। जो भी इस चैनल पे नया है, आते ही चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएगा। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज इन द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जैसे हमें पता है ह्यूमन एक्टिविटीज है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। हम 2 चीजें अब अगले 15 मिनट में पढ़ेंगे, एक तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, और दूसरा हमारा क्या है, जो भी ये गार्बेज वगैरह उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म चैप्टर। ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है, विच ऑब्जर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो आपसे पूछे ओजोन लेयर क्या है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर
हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स को जो आने नहीं देती उस लेयर को क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को जो आने नहीं देती उसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है हमें बहुत सारे हेल्थ हजार्ड से। और इसमें अब क्या है, डिप्लीशन, मतलब इसमें होल हो रहा है, मतलब ये कम होती जा रही है। अगर ये कम हो गई तो हमें कैंसर, कैटरेक्ट और प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्ट धरती पर आना शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ी ही खतरनाक है। अब ओजोन होता क्या है, पूछा जा सकता है ओजोन होता क्या है। O3 होता है, इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर। कहाँ प्रेजेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। हम किस में रह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ये पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो जो वो लेयर है वो इस हमारे जो बेसिक एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर उससे बाहर स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो कि डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये ग्राउंड में हमें, ग्राउंड लेवल पर हमें ये नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें पता होनी चाहिए ओजोन लेयर जो बाहर है एटमॉस्फेयर के, वो तो क्या है, वो तो क्या है, गुड है। ठीक है, वो गुड है, ऐसा कह सकते हैं। गुड ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन वही ओजोन लेयर नीचे आ जाए तो हमारे लिए काम की नहीं है। ऊपर काम की क्यों है मेरे बच्चे, क्योंकि ऊपर वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को कंट्रोल करती है। आगे चलते हैं भाई, ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, यानी कि O3 बनता कैसे है। तो जब हाई यूवी रेडिएशन O2 पर आकर गिरती है तो वो उसे फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है। यूवी रेडिएशंस आई, सन की रेज आई, वो O2 पर गिरी, ऑक्सीजन पर गिरी और ऑक्सीजन को O+O में तोड़ दिया। साइड में और ऑक्सीजन जो पड़ी है, और कितनी ऑक्सीजन को तोड़ देगा, कुछ तो फिर भी बचेगी। वो वाली ऑक्सीजन फटाक से जाके इस फ्री ऑक्सीजन से मिल जाती है और ओजोन बना देती है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन पूछा जा सकता है। तो पहले यूवी रेडिएशन O2 को O+O में तोड़ती है और फिर O2 जाकर इससे मिलकर O3 बना देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 स्टेप की फॉर्मेशन है ओजोन मॉलिक्यूल की। ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, O3। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपसे सवाल इसी से पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रहा है। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो पहले बहुत मोटी थी, अब धीरे 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 पतली हो रही है। और बल्कि अंटार्कटिका पर तो 1985 में ओजोन होल भी, होल मतलब एक छेद वहां पर ऑब्जर्व करा गया। अंटार्कटिका के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वहां पर एक होल भी ऑब्जर्व करा गया 1985 में। दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव सिंथेटिक केमिकल्स। ये क्यों हुआ है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एमसीक्यू का फेवरेट सवाल। ओजोन लेयर का डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो आप लिखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एसी वगैरह हम जो इतना चला रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, एरोसोल स्प्रेज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इन सब में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अब इतना एनवायरनमेंट के लिए ये मतलब वो कहते हैं ना खतरे की घंटी है कि इस पर पूरा एक वो बनाया गया, क्योंकि 1985 में जब एक होल ऑब्जर्व करा गया तो डेंजरस सिचुएशन हो गई। वो होल अगर बढ़ना शुरू हो गया तो पूरी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद यूवी रेडिएशन सीधा आ जाएगी धरती पे, जो कि हमें कैंसर ला देगी या कोई और प्रॉब्लम्स ला देगी। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या करा, अग्री करा ये CFC प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, कि कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑल द कंट्रीज उसमें आई और वो 1986 में करा गया। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपका जो भी रेफ्रिजरेटर है या जो भी है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगला टॉपिक, ओजोन लेयर समझ में आ गया। ओजोन लेयर होती क्या है, बनती कैसे है, उसका डिप्लीशन कैसे होता है, और उसके डिप्लीशन को क्या मतलब नुकसान होंगे, हमें क्यों प्रिवेंट करना चाहिए उसके डिप्लीशन को, क्योंकि उसका जो डिप्लीशन है वो हमें बहुत सारी डिजीजेज ला देगा, प्लांट्स एनिमल्स सब खत्म हो जाएंगे। अगला लास्ट टॉपिक भाई, अगले 5 मिनट में ये चैप्टर थ्योरी वाइज खत्म करके और हम वो कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को अगले 10 मिनट में। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है, हमें पता है हमारा इतना इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल्स
हो गया है कि हम सारा दिन कूड़ा करकट ही करते रहते हैं, मतलब इतना सामान ही तो यूज करते हैं और इतना ही फेंकते हैं। तो हमने बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया आजकल। बस थोड़ा सा कोई चीज होने की उसको फेंक देते हैं कि बस ये काम की नहीं है। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्या हो सकते हैं, एक दो टाइप के वेस्ट हो सकते हैं मेरे बच्चा। एक तो बायोडिग्रेडेबल, आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बचपन से पढ़ते आए हैं, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर दे, यानी कि जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग कर उसे डिकम्पोज कर दे। इस पर आपका एनसीईआरटी का पहला ही सवाल है एमसीक्यू में। फ्रूट हो गए, उनके छिलके हो गए, कोई भी कॉटन हो गई, जूट हो गई, काव का कोई डंक हो गया, पेपर हो गया, इनको अगर हम फेंके तो ये थोड़े दिनों बाद गल जाते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, वो गलते नहीं है, वो इन्वायरमेंट में एज इट इज रहते हैं, इसलिए वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, फाइबर, इसीलिए आजकल कहते हैं जूट का बैग यूज करना चाहिए, या घर से जाओ तो कपड़े का बैग लेकर जाना चाहिए साथ में, कोई भी सामान लाने जाओ तो। क्योंकि प्लास्टिक के पॉलीथीन हम देख रहे हैं सड़कों के बाहर ऐसे पड़े हुए हैं, उनको अगर कोई गाय खा ले, कुछ खा ले तो उसकी डेथ भी हो जाती है। वेस्ट कोई भी हो, पेस्टिसाइड्स कोई भी हो, ये इन्वायरमेंट को सिर्फ पोल्यूट करते हैं, क्योंकि ये क्या नहीं हो रहे हैं, डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिकम्पोज करते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एंजाइम रिलीज करते हैं जो उन मटेरियल्स को डिकम्पोज करता है, बट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, दैट्स व्हाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल्स। अब जो एंजाइम वो निकलता, आप कहोगे मैम एंजाइम निकालता है तो फिर प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर दे। जो एंजाइम निकालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही डिकम्पोज करवा सकते हैं, उनके लिए प्लास्टिक वगैरह को डिकम्पोज कराना मुमकिन नहीं है। उसके बाद डिकम्पोज जो हो रहा है हमारा डिस्पोजल, उस वेस्ट को हम कैसे मेथड्स से वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं। जैसे एक तो बायोगैस प्लांट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मोन्यूर। हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं वैसे, जैसे काउ डंक वगैरह है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, इनसे हम बायोगैस प्लांट यूज कर सकते हैं, उससे हमें गैस मिल जाएगी और खाद भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट, एक इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे कि हमारे पास ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन, जो भी हमारा ड्रेनेज का पानी है, सीवेज का पानी है, उसको भी क्लीनिंग करवा सकते हैं हम बिफोर एडिंग टू द रिवर। सीधा गंदा पानी नाले का नदियों में नहीं डालना होता है, पहले उसकी क्लीनिंग करनी होती है, इससे भी वेस्ट बच जाएगा, मतलब पोल्यूशन बच जाएगा। लैंड फिलिंग, वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरिया। अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट या जो भी स्टेट है उसके आसपास कोई ऐसा एरिया है, लो डंपिंग एरिया है, तो वहां हम कर सकते हैं उनको, और कॉम्पैक्ट करके बिल्कुल रोलर से, बुलडोजर से। पर आजकल तो उल्टा ही है, हम तो सिटी के बाहर जैसे ही निकलते हैं बड़े बड़े कूड़े के ढेर देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली उसको मैनेज करना है। कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग तो बहुत बार 6th क्लास में भी पढ़ी है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है और फील्ड इन कंपोस्ट पिट, एक पिट बना लेंगे, उसमें कर देंगे, और फिर जो भी जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह, कैंचुए वगैरह छोड़ दोगे, अर्थवॉर्म छोड़ दोगे, तो वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करा देंगे। अबाउट 3 मंथ्स लेता है गार्बेज को खाद में बदलने के लिए, तो ये बहुत कराते हैं लोग कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसाइकल तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, जिनको डिग्रेड नहीं करा जा सकता, उनसे कोई नई आइटम बना लो। जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक का डब्बा बच गया, उसमें चाय चीनी डाल ली या कोई सामान डालने के लिए उसको यूज कर लिया, फेंकना नहीं होता है। और रीयूज क्या है, इट इज रिसाइकलिंग कर लिया, रीयूज कर लिया, या तो उसको जो कबाड़ वाला आता है उसको बेच दो, वो जाके फैक्ट्री को दे देगा, फैक्ट्री उसको नया बना के दे देगी। ये तो क्या होता है, रिसाइकल, उसी को दोबारा से मतलब उससे बना लेना। और रीयूज क्या होता है, उस यूज्ड आइटम को यूज कर लिया। जैसे हम न्यूज़पेपर है, उससे कोई एनवलप बना सकते हैं, कोई वेस्ट कपड़ा है उससे हम कोई थैली बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखने हैं आर को। आर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें रिड्यूस करना है, हमें प्लास्टिक वगैरह इनको रिड्यूस ही करना है। रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है, तो रिसाइकिल कर लेंगे। रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है तो रीयूज कर लेंगे। हमें इन आर्स को, आपसे कई बार पूछा जाता है 3 आवर्स बताओ, कई बार पूछा जाता है 5 आवर्स बताओ वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो 3 में आप कह दोगे रीथिंक करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, ठीक है, ये ऐसे होते हैं।
अब चलते हैं हमारे ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चैप्टर खत्म भाई, हैप्पी हो जाओ, सिलेबस खत्म, चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पहले जो बीच वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगले 10 मिनट में चैप्टर खत्म। अब भाई एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम। एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे सारे, और जरूर उसमें कमेंट करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल, अब क्वेश्चंस बस। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लेवल्स, स्टेप बाय स्टेप जो लेवल्स हैं उनको ट्रॉपिक लेवल कहा गया है। जैसे कि घास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को आगे फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को बर्ड्स खाएंगे। फूड चेन में पहले लेवल को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड और चौथे को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये अच्छे से समझाया था जब थ्योरी कराई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कहा था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रोल ऑफ डिकम्पोजर बताओ। पहला रोल क्या है, एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। दूसरा क्या है, वापस से एलिमेंट्स को पुट करते हैं धरती में, बैक इनटू द सॉइल, और रीयूज कर लेता है क्रॉप प्लांट, वापस से उसे रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है। और चौथा क्या है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है न्यू लाइफ को सेटल होने के लिए। डिकम्पोजर्स डेड, दे डिकम्पोज डेड रिमेन्स प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द न्यू लाइफ। जो डिकम्पोजर्स हैं वो जो डेड है उनको तो खत्म कर देंगे और नए को स्पेस दे देंगे। अगर सिर्फ डेड ही डेड यहाँ इकट्ठे हो गए इन्वायरमेंट में, हर जगह मरी हुई चीजें पड़ी हैं, तो फिर नई कैसे होगी। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा, बदबू इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो नई जिंदगी को स्पेस देने के लिए पुरानी को डिकम्पोज होना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पेसिफिक है अपने एक्शंस में। मैंने पहले ही बताया था, कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ डिग्रेड नहीं होते हैं। कुछ जो डिग्रेड हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो एंजाइम्स डालते हैं वो डिकम्पोज कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो द ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स और प्रोडक्ट, जो नेचुरल चीजों से बने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो नहीं बने हुए प्लास्टिक वगैरह वो ब्रेक नहीं होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स की प्रॉपर्टी है, वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक हैं, इसीलिए वो कुछ को डिकम्पोज करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। दो तरीके बताने हैं, बायोडिग्रेडेबल वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट, टू वेज। तो हमें पता है बायोडिग्रेडेबल आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ microorganism and decomposed material are recycled और these substances keep the environment clean। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, क्लीन रखते हैं एनवायरनमेंट को और रिसाइकल भी हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, वो तो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे और कॉजेज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोडिग्रेडेबल में मानो कोई पेस्टिसाइड्स है, कोई केमिकल है, तो वो तो फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अच्छे से समझाया हुआ है भैया, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन तो फॉर्मेलिटी रह गया, सब तो आता है हमें, ठीक है। ओजोन क्या है बता दिया, और इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है ये भी मैंने थ्योरी में बता दिया। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, O3 होता है। 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 एटम होते हैं इसमें ऑक्सीजन के, और एसेंशियल फंक्शन है इसका ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में। ये हमारी इन्वायरमेंट को शील्ड करता है, बचाता है यूवी रेडिएशन से, जो कि डैमेज कर सकती है ऑर्गेनिजम्स को और कैंसर ला सकती है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और ये सारी बीमारियां हो सकती है अगर ये नहीं हुआ तो। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिस्पोजल, ये मैंने बताए हैं पहले ही। रिसाइकिल कर दो, रीयूज कर दो, कंपोस्टिंग कर दो, लैंड फिलिंग कर दो, ये सब हम 5-7 पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है भाई। ये अब एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यू कहता है बायोडिग्रेडेबल छांटो। इसमें लेदर आ गया, इसमें प्लास्टिक आ गया, ये भी बायोडिग्रेडेबल है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी टिक कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फूड चेन, हमें पता है ग्रास, घास को बकरी खाएगी, बकरी के प्रोडक्ट्स को ह्यूमन बीइंग खाएंगे। उसके बाद पूछा इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या है, हम क्लोथ, कपड़े का बैग लेकर जाएं, हम लाइट वगैरह बंद कर कर जाए, हम पैदल जाए रादर देन स्कूटर। हम बहुत आजकल भाई बहुत गाड़ियां यूज कर रहे हैं लोग, यहाँ से 2 किलोमीटर पे या थोड़ा सा 200 मीटर पे भी जाना है तो भी स्कूटी पे जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी पैदल भी चल लेना चाहिए अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है तो ऑल ऑफ दीज हमें करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हो जाएगा अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल पर सब ऑर्गेनिजम्स मर गए, तो ऊपर वाले खाएंगे क्या, वो तो आप ही मर जाएंगे, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके नीचे वाले ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे और उससे ऊपर वाले मर जाएंगे। तो द फूड चेन वुड एंड,
अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल गड़बड़ हो गया तो फूड चेन एंड हो जाएगी, इकोलॉजिकल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। इफ द हर्बीवोर्स आर किल्ड, अगर हर्बीवोर मर गए, सारे के सारे हर्बीवोर मर गए तो सारी जगह प्लांट ही प्लांट पैदा हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट को खाने वाले तो मर गए। सो द कार्निवोर्स वुड नॉट बी एबल टू गेट फूड, तो उसके ऊपर वाले जो कार्निवोर है वो मर जाएंगे। अगर कार्निवोर किल हो गए तो हर्बीवोर्स वुड इंक्रीज ड्यू टू अनसस्टेनेबल, तो आगे तो हमें पता ही है। और इफ द प्रोड्यूसर्स आर किल्ड, अगर प्रोड्यूसर मर गए तो हमारे सारे के सारे जो न्यूट्रिशन साइकिल है वो सारा का सारा कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो भी जिस भी लेवल पर सारे हम खत्म करेंगे, उसके ऊपर वाले लेवल वैसे मर जाएंगे और उसके नीचे वाले लेवल ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सारी जो ट्रॉपिक लेवल की सीक्वेंस है वो प्रॉपरली चलनी चाहिए। What will the impact of removing all the organism be different for different trophic levels? Yes. Can the organism on one trophic level removed without causing the damage? No. हम रिमूव नहीं कर सकते, पिछले सवाल में यही पढ़ा है। वो कह रहे हैं क्या जिस भी लेवल को रिमूव करेंगे उससे इफेक्ट अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे नीचे वाले प्रोड्यूसर्स को हटाते हैं, प्लांट्स को हटाते हैं, तो ऊपर वाले सारे मरेंगे। लेकिन अगर हर्बीवोर को हटाते हैं तो प्लांट मरेंगे नहीं, प्लांट तो ज्यादा हो गए ना, और कार्निवोर मर जाएंगे। अगर हम सेकंड वाले लेवल को हटाते हैं तो नीचे वाले दोनों ज्यादा हो जाएंगे और फोर्थ वाला मर जाएगा। यानी कि जिस भी लेवल से आप हटा रहे हो उसमें अलग अलग इफेक्ट आएगा, और ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिसको हटा दें अगर प्रॉपरली तो सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा नहीं। सो द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटाएं तो हर्बीवोर्स विल नॉट बी सर्वाइव, उसका सेकंड लेवल नहीं करेगा, इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स कर जाएगा। इफ हर्बीवोर अगर पहला लेवल करेंगे तो प्रोड्यूसर्स अनचेक मतलब बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, उनको खाने वाले ही कोई नहीं बचे और कार्निवोर को फूड नहीं मिलेगा। ये सारी बातें मैंने समझा दी, बस समझ लो। अगर प्रोड्यूसर खत्म हो गए तो ये लेवल सारे मर जाएंगे, अगर ये लेवल खत्म हो गया तो ये लेवल बहुत एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे अनचेक्ड अमाउंट में, और इसके ऊपर वाले मर जाएंगे। इफ द डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड, अगर डिकम्पोजर को रिमूव कर देंगे तो सब जगह डेड एंड डिकेइंग ही हो जाएगा, कोई क्लीनिंग नहीं होगी इन्वायरमेंट में, कोई रिसाइकलिंग नहीं होगी, कोई रेप्लेनिशमेंट नहीं होगी। सो एज अ रिजल्ट द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ विल बी लॉस, सब कुछ मर जाएगा। टू मेंटेन द बैलेंस इट इज इम्पॉर्टेंट कि हर लेवल पर, हर टॉपिक लेवल पर प्रॉपर अमाउंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वहां पर वो हो। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पहले ही कर चुके हैं, और ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होती है, ये बात पता है। हमारे पास इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन लेवल के साथ, यस levels of biogenesis increases with increase in the trophic level, और हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, ये सब समझाया हुआ है। What are the problems? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें यहाँ पर पता है। एक तो वो क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करा देती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो विल नॉट बी लेफ्ट एनी सब्सटेंस फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म, सारी जगह अगर फैल गया तो कोई दिक्कत ही हो जाएगी। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ नॉन विल इम्बैलेंस द इकोसिस्टम, क्योंकि वो डिकम्पोज तो होते ही नहीं है ना, तो वो सारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। इफ द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल इट दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर सवाल भी है। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल नॉट इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट इफ इट इज डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि हम डिकम्पोजिशन में कागज ही कागज हमने फेंक दिए तो वो भी अच्छी बात है, उसको अच्छे से डिग्रेड भी तो करना है, उसकी जो डिस्पोजल है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑफ एयर वाटर कैन बी लेसन, हाँ कम हो जाएगी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, प्लास्टिक ना हो अगर इन्वायरमेंट में तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इट वुड बी लेस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन विल बी डिजीज फ्री। हम देख रहे हैं प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं और प्लास्टिक के पॉलिथीन पड़े हैं, सड़कों पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा है। बट इफ इट इज नॉट प्रॉपरली, अगर बायोडिग्रेड, मैंने बता दी पहले ये बात, ये मत सोचो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो कपड़े ही कपड़े फेंक दिए हमने इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि कोई कपड़ा है, कोई पेपर है, या कोई भी हमारे प्लांट के
सूखे हुए पत्ते हैं या फिर हमारा फूड पील्स वगैरह हैं, तो उनको भी प्रॉपरली फेंकोगे ना, ऐसे थोड़ी सड़कों पे फेंक जाओगे, ठीक है। प्रॉपरली उनका डिकम्पोज होनी चाहिए, डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, प्रॉपरली उनको फेंकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करा तो भी इन्वायरमेंट में एडवर्सली अफेक्ट करता है। लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की चैप्टर का, इसके बाद हमारा यहाँ पर सिलेबस खत्म हो गया है। Why is the damage to ozone layer is a concern? ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और ये पेपर में पूछा जाएगा। क्योंकि अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई मेरे बच्चा, तो मैं बता चुकी हूं कि वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, हमें स्किन प्रॉब्लम्स, और ये हो जाएगी हार्मफुल रेडिएशन धरती पर आ जाएगी और कोई आदमी, औरत या बच्चा या प्लांट उससे बच नहीं पाएगा। सबको कोई ना एक से दूसरी बीमारी होगी ही होगी। इसको लिमिट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो यूएनईपी ने 1986 में एक वो कहते हैं ना एक प्रोटोकॉल बनाया, जिससे हमें सीएफसी की प्रोडक्शन को कम करना होगा, ताकि वो ऊपर जाकर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर को खत्म ना करे और हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लाइव क्लासेस के थ्रू हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज करेंगे और तुम्हें एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार कर दूंगी। तुम्हारे ही 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, तो कोई भी बच्चा उन क्लासेस को मिस नहीं करेगा। सिलेबस खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ मेरे बच्चा कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।